नमस्कार दोस्तों, आप क्राइम तक देख रहे हैं। आज बात करते हैं अंकिता मर्डर केस की। जी हाँ, ये वही अंकिता मर्डर केस है उत्तराखंड का, जिसको लेकर सियासत गर्म हो गई थी। पुलकित आर्य इसमें आरोपी था। इस मामले में चार्जशीट दाखिल कर दी गई है। जो एसआईटी टीम बनी थी वहाँ की 500 पेज की चार्जशीट है, जिसके बाद अब इस मामले में आगे कोर्ट संज्ञान लेगी, आगे चार्जेस फ्रेम होंगे, तमाम बातें होंगी। इसमें जो आरोपी हैं वो 3 ही, और वही कहानी जो शुरुआत से क्लियर थी कि जो हत्या की गई थी अंकिता की, वो रिजॉर्ट के पास एक जगह है जहां पर ले जाया गया, जहां से उसको नहर में धक्का दे दिया गया। 3 आरोपी इसमें थे। सुनील भाई, चार्जशीट में कुछ ऐसे पॉइंट्स जो कुछ नए पॉइंट्स आए कोई सामने? देखिए, नए पॉइंट्स में अभी क्या है कि पूरे 500 पन्ने की ये चार्जशीट है और इसमें 97 गवाह बनाए गए हैं। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है उसमें कि आप समझ रहे हैं कि 97 गवाह, मतलब हमेशा क्या होता है, केस कमज़ोर हो जाते हैं क्योंकि गवाह नहीं मिलते हैं, तमाम चीज़ें नहीं होती हैं। तो इसमें पुलिस ने क्या किया कि जितने रिसोर्ट के आसपास और जहाँ जहाँ जिस इलाके में गए थे, जिस जगह पे जाके धक्का दिया था, तो वहाँ से मिलते जुलते जो सीसीटीवी जहाँ से बरामद हुई थी, जो सीसीटीवी में आखिरी बार देखे गए थे, तो उसमें रिसोर्ट में काम करने वाले लोग की आखिरी बार किसने देखा था, कभी लोग निकले थे, तो गवाही इसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और 97 लोगों की जो गवाही होगी, कोर्ट में भी उनका बयान दर्ज किया जाएगा, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उससे सारे केसेस ये पता चलेगा कि उस तारीख में लड़की कितने बजे निकलती है। फिर जब आते हैं, देखिए गवाह का क्या इसमें इंपॉर्टेंट है कि लड़की जाती तो है बाइक पे, वहाँ से रिसोर्ट से बाहर निकलती है, लेकिन वापस नहीं आती है। तो इसका मतलब इट मीन्स कि कुछ उसके साथ हुआ था। फिर उसकी लाश मिल जाती है, तो इट मीन्स इन्होंने मारा था। अब इसमें जो सबसे बड़ी चीज़ है ना, कि जिसमें जो चार्जशीट में वो निकालना है कि कौन वो वीआईपी था जिसके लिए जो उसके साथ जो देह व्यापार वाली बात आती थी, उसी को इसमें निकाला जाना है। अब देखिए वो चीज़ें कैसे निकलती है, उसी के लिए तमाम नार्को टेस्ट की बात हो रही है, सारी चीज़ें हो रही हैं। तो वो अगर निकल जाता है किसी भी तरह से, तो वो एक बड़ी बात होगी इस केस में। लेकिन इसमें जो एक चीज़ सामने आई थी कि वो गेस्ट कौन है जिसके लिए सारा कुछ ये ड्रामा हुआ था, पहली बात। दूसरी बात, एक सवाल तब भी उठा था जब हम शुरुआत में इस बारे में डिस्कशन किया था कि भाई ऐसे कौन सी परिस्थितियाँ थी कि अंकिता को वहीं स्टे रहना पड़ा, वो निकल नहीं सकती थी, बहुत दूर घर था। उसका एक दोस्त भी आखिरी समय में आया था, ये भी बात साफ हुई थी, और उसने क्राइम तक से बात भी करी थी काफ़ी डिटेल में, उसने बताई थी बहुत सारी बातें। तो वो एक बार अगर आप रिपीट कर सकते हैं। देखिए, उसका जो दोस्त था, एक तरह से देखा जाए तो उसी की वजह से एक केस खुला, उसी की वजह से ये अंकिता मर्डर केस जो पूरी बात है मीडिया के सामने आई। दरअसल हुआ क्या था कि जब अंकिता मिसिंग हुई थी, तो उसके लगातार, उससे पहले वो खुद 2 दिन पहले आया था, रिसोर्ट में रुका भी था, और वो लगातार उसके संपर्क में रहा। उसकी आखिरी बार बात नहीं हो पाती थी, और उसने ये उसको हिंट किया था कि ये लोग ज़बरदस्ती मुझसे कुछ गलत काम कराना चाहते हैं, उसके बदले में हमें 10,000 रुपये का ऑफर भी मिल रहा है, कि मतलब उसकी सैलरी तो 10-15 हज़ार जो रखी गई थी, लेकिन उसके अलावा एक्स्ट्रा ऑफर। तो ये सारी चीज़ें थी। फिर उसकी बात नहीं हो पा रही, तो लगातार वो पुलकित आर्य को फ़ोन करता था कि भाई मेरी अंकिता से बात करा दो। नहीं, वो तो चली गई यहाँ से। वो दरअसल क्या था, पूरा केस को जो पुलकित आर्य है, जो विनोद आर्य, जो पहले बीजेपी के बड़े नेता रहे, हालांकि उनको निष्कासित कर दिया गया, उन पर एक और दिलचस्प बड़ा मामला है, उसको भी आगे हम बताएंगे। तो हुआ क्या है कि जो पुलकित आर्य है, जब वो बात करने की कोशिश करता था, बात ही नहीं करा, तो कहता है कि यहाँ से तुझे अचानक वो चली गई, इसके बाद आई नहीं। अरे भाई, कहीं चली जाएगी तो वो कोई फ़ोन नंबर या जो भी फ़ोन पे है कॉन्टैक्ट, वो हमेशा सोशल मीडिया पे एक्टिव रहती थी, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, कहीं नहीं एक्टिव है, तो ऐसा कैसे हो सकता है? तो फिर वो सारी चीज़ें वो ट्वीट करता है, सारी चीज़ें फेसबुक पर डालता है, लोगों को टैग करता है, मीडिया से बात करता है, उनके पेरेंट्स को बताता है, पेरेंट्स जाते हैं, तब उसकी खोजबीन शुरू होती है। तो पहले तो वही जो वहाँ पे जो पटवारी होते हैं, जिनको कंप्लेंट की गई थी राजस्व विभाग, वो एक्शन नहीं लेते हैं क्योंकि वो बड़ा आदमी था, क्योंकि बीजेपी के नेता। फिर वो लोग थाने जाते हैं, सभी लोग जाते हैं। तो थाने में सोचिए कि जो उसके पुलकित के जो फादर है, उनको तो बाकायदा चाय मंगा के पिलाई जाती है थाने के अंदर, और जो उसके अंकिता के फादर वगैरह थे, इनको बाहर खड़े होकर इंतजार कराया जाता है। तो देखिए, ये भी एक वीआईपी ट्रीटमेंट था। तो इसको लेकर बड़ा इशू बना। उसी के बाद चीज़ें जब मीडिया में चीज़ें आई, तो फिर आनंद फानंद में पुलिस जांच करती है, तब जा करके तलाशी होती है, तो जा करके उसकी डेड बॉडी मिलती है। उसके बाद ये मामला तूल पकड़ लेता है। तो इस तरीके का पूरा रहा। और जहाँ तक बात है वीआईपी की, तो इसमें देखिए उसके फादर तो खुद एक वीआईपी, उनका बहुत बड़ा नेटवर्क। तो मुझे जो लगता है कि उन्हीं से रिलेटेड नेटवर्क से कुछ नेता मंत्री हो सकता है कि इसमें सामने आए। चलिए, उम्मीद करता हूँ चार्जशीट हमारे पास आएगी तो और हो सकता है हम अंदर की जो इन डेप्थ स्टोरी है वो पता लगे। इसमें उसके फादर के बारे में आप बताना चाह रहे थे, कुछ एक और अलग मुकदमा भी हुआ था जो पुलकित आर्य के ये आईपीसी की धारा 377 ये होता है अप्राकृतिक यौनाचार एक तरीके से। अच्छा। और वो भी लड़का लड़के के साथ। तो इसमें क्या हुआ कि उनका जो ड्राइवर था, तो ड्राइवर ने एफआईआर कराई है कि जो विनोद आर्य, जो उसके फादर हैं, उनकी वो रात में हमसे मालिश करवाते थे। और एक रात में क्या हुआ कि रात में मालिश कराते कराते उसके साथ अब उसे गलत व्यवहार करते हुए उसके कपड़े उतारना। वैसे ही बेटा भी वैसे ही, इसको ही कहा जाए।
कह सकते हैं बिल्कुल। अभी तक जो चीज़ें जो सामने आई उसके उससे तो अब पिता तो और आगे बढ़ के बल्कि कि ड्राइवर जो उसकी इतने समय से सेवा कर रहा था उसके कपड़े उतार देते हैं। आप सोचिए इस सर्कमस्टांस में जब ये केस उनका बेटा अंदर है, ऑब्वियसली उनकी एक सोशल इमेज को धक्का लगा है, उनका पॉलिटिकल करियर खत्म हो गया है। ऑल्दो पैसे तो बहुत होंगे, लेकिन ये सारी चीज़ें एक सेटबैक होता है किसी भी आदमी के लिए। लेकिन बिल्कुल बिल्कुल वो है ही। और देखिए अब इसमें कितनी सच्चाई है वो तो देखिए इन्वेस्टिगेशन की बात है। अगर मुकदमा दर्ज हुआ है तो सच्चाई तो कुछ ना कुछ देखिए मुकदमा तो दर्ज होना चिराग भाई, मुकदमा तो किसी केस में भी हम करा सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं ज़बरदस्ती भी, और चूंकि इस समय मामला उनके अगेंस्ट में चल रहा तो हो सकता है, लेकिन इसमें कुछ न कुछ सच्चाई है। क्योंकि एक ड्राइवर जो एक अदना सा आदमी है वो अपने मालिक को भी इतना बड़ा जो लीडर रहा हो, जो इतना बाहुबली एक तरह से रहा हो, उसके खिलाफ एक ड्राइवर का जाना इतना आसान नहीं है। तो मतलब वो चीज़ें मुझे भी लग रहा है कि एक क्राइम रिपोर्टर के तौर पे वो बातें उसमें दम है, तभी वो गया है। वो बंदा वहाँ से भाग के जाता है, वो FIR उसने सोचिए ऐसे नहीं कराई। वहाँ एक इंसिडेंट होता है, रात में मालिश करता है, उसके साथ उसके कपड़े उतार देते हैं और गंदी हरकत करने की कोशिश करते हैं। वो डर के वहाँ से भागता है, वो डर के मारे FIR नहीं कराता है। तो कुछ दिन बाद क्या होता है कि वो कहीं रास्ते से जा रहा था तो उसको कुचलने की कोशिश की गई, एक्सीडेंट में उसे मारने की कोशिश की गई उस ड्राइवर को। तब उसे लगता है कि यार एक तो मैंने कुछ कराया नहीं अभी, अगर मैं नहीं कराऊंगा तो मुझे तो जान से मार दिया जाएगा ताकि कोई सबूत ना बचे। तो इसलिए वो जाता है सुरक्षा मांगने पुलिस से, एक तो हमें सुरक्षा दी जाए और ऊपर से ये FIR की जाए, क्योंकि अब मरता क्या ना करता है। सोचा कि डरने से और मरने से अच्छा है कि हम खिलाफ जाके लड़े, तो ये मामला सामने आता है। इस मामले की जांच जो थी वो SIT एक फॉर्म हुई थी, जिसकी एक लेडी ऑफिसर जो है वो सीनियर IPS हैं आई थिंक, वो इसको हेड कर रही है जांच को, क्योंकि लड़की से जुड़ा मामला था बहुत सारे, और इसमें कई सारे लोगों को बयान दर्ज किए गए, जिसमें अंकिता के दोस्तों के किए गए हैं, उसके फैमिली के किए गए हैं, रिजॉर्ट के कर्मचारियों के किए गए हैं, एक्यूज्ड के किए गए हैं, और जो रूट पे जैसे आपने बताया CCTV और तमाम जो विटनेसेस मिले, पूरे चेन स्टैब्लिश करने की कोशिश की गई है। इसमें जो एक बड़ा सवाल तब भी था जब राजस्व विभाग के ऊपर उंगलियां उठी थी कि इनको पावर है ये सब इन्वेस्टिगेट करने की या नहीं है, या किस तरह की पुलिसिंग वहाँ होती है। ऐसे सर्कमस्टांस में आपको लगता है कि क्रूशियल एविडेंस पुलिस के पास है? हाँ, एविडेंस तो देखिए उसमें उसका मोबाइल मिल गया था बाद में, ठीक है, तो बाद में मोबाइल का मिलना भी बहुत बड़ा एविडेंट है। और जो दूसरा जो लड़का है उसका जो फ्रेंड है अंकिता का, वो एक बहुत बड़ा गवाह है। उसने तो शायद ये बोला भी धक्का मेरे सामने दिया। हाँ नहीं, धक्का वाली बात तो नहीं है उसके सामने, क्योंकि उस समय तो बाहर था अपने घर कश्मीर जहाँ पे रहता था। नहीं, जो वहाँ मौके पर थे वो 3 ही लोग थे, जिसमें अंकिता और 3 आरोपी जो थे। 3 आरोपी, जिसमें से एक भास्कर करके है और दूसरा एक अंकित करके, उसका भी नाम शायद ऐसा है। तो वो है, तो मुझे लगता है कि जो मुझे जो समझ में आया कि उसमें जो एक्यूज्ड है उनमें से 1-2 तो खुद भी गवाही देंगे उसके खिलाफ, पुलकित के खिलाफ, क्योंकि वो उसमें शामिल तो है नहीं। हाँ, उसकी मजबूरी जैसे क्या है कि मैं मालिक हूँ और हमारे 2 कर्मचारी हैं, तो उनको साथ में लेके गया हूँ, तो वो कहाँ जाएंगे? तो फिर लास्ट में कहीं ना कहीं ऐसा चीज़ आएगा आने वाले दिनों में कि चूँकि वो तो सबसे बड़ा गवाह है, उनकी आंखों के सामने ये चीज़ें हुई। जो आप सवाल कर रहे हैं उसका जवाब वही देंगे और कोर्ट में देंगे। तो होता है ना कि लास्ट में जो एक्यूज्ड होता है वो खुद गवाह बन जाता है, कहता है हम सरकारी गवाह बन के हम चीज़ें बताएंगे, तो उसकी आंखों के सामने तो हुआ ही है। अब वो देखेगा कि पहले तो उसके भाई दोस्ती में उनके कर्मचारी हैं तो बेचारा नहीं बोलता था, लेकिन अब तो चीज़ें बोलेगा वो। तो मुझे लगता है कि वो सबसे बड़ा गवाह है। और मोबाइल फोन के लोकेशन परिवार को प्रेशराइज कर रखा हो विनोद आर्या ने समहाउ, क्योंकि अगर बोलना ही होता तो मुझे लगता है सुन भाई पहले भी वो सामने आ सकता है। वो चार्जशीट तो फाइल हो गई है, चार्जशीट के दौरान ही, क्योंकि आप देखिए मनीष सिसोदिया वाला जो मामला है जिसमें दिनेश अरोड़ा को अप्रूवर बनाया, वो चार्जशीट से पहले बनाया था, तभी उनका उल्लेख किया गया उसमें। नहीं, लेकिन उस समय तो वो एक्यूज्ड थे, उनकी गिरफ्तारी तो हुई, लेकिन अंदर वो क्या क्या चीज़ें बताएं ये अभी डिस्क्लोज नहीं हुई है। तो अभी चीज़ें बाहर का आएंगी। अब चार्जशीट पूरी जब हम लोग पढ़ेंगे, उसकी इन्वेस्टिगेशन करेंगे, सारी स्टडी होगी, तो उसमें इस चीज़ें मुझे लगता है कि आ सकती हैं, क्योंकि वो उनका तो कोई रोल नहीं है। वो तो बेचारा मजबूरी है कि भाई हमारा मालिक कह रहा है कि चलो मेरे साथ चलो, तो जाना ही है, ठीक है। वो तो उनकी नौकरी थी, वो तो नौकरी कर रहे थे, तो ये चीज़ें निकल के आएंगी। तो मुझे लगता है ऐसी चीज़ें मिलेंगी। बाकी थैंक यू सुन भाई बहुत डिटेल में बात करने के लिए। तंसीम भाई से बात करते हैं अंकिता मर्डर केस में। तंसीम भाई, इम्पॉर्टेंट जो एस्पेक्ट है वो ये है कि 500 पेज की चार्जशीट कोर्ट कॉग्निजेंस लेगी, SIT जिसकी लेडी ऑफिसर जो इन्वेस्टिगेट करी, आपने बहुत फॉलो किया इस केस को। अब इसमें लगता है क्लिंचिंग एविडेंसेस हैं, पहली बात। दूसरी बात, क्या चार्जशीट की कुछ और इंग्रेडिएंट्स का पता चल पाया? देखिए, जैसा कि चार्जशीट में मैंने पहले बताया कि पहले भी हम इस पे डिस्कस कर चुके हैं कई बार अंकिता पे, और हम श्रद्धा पे भी बातचीत कर चुके हैं। दोनों ही मामले बड़े संगीन हैं अपने आप में। और चार्जशीट का जो सबसे पहला पहलू होता है वो पहलू होता है सर्कमस्टेंशियल एविडेंस। उसके अलावा जो क्लिंचिंग एविडेंस मिलते हैं मौका वारदात पे, इस केस में पुलिस के लिए पॉजिटिव ये था कि पुलिस को डेड बॉडी बरामद हो गई थी, जिससे कि पोस्टमार्टम के ज़रिए बड़ा क्लिंचिंग एविडेंस पुलिस को मिला है।
उसके अलावा जो दूसरा था, इसमें 90 से ज़्यादा जो गवाह बनाए गए हैं वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। उस रिज़ॉर्ट में काम करने वाले कुछ चश्मदीद जिन्होंने इन लोगों के बीच में जो भी रिश्ते थे या जिस तरह उसको ह्यूमिलेट किया जाता था, एक्सप्लॉइट किया जाता था, उसकी गवाही दी है। तो उन गवाहों के जो एविडेंसेस हैं, कुछ साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशंस की डिटेल है, वो पुलिस ने अपनी चार्जशीट में पेश किए हैं। पुलिस ने अपनी चार्जशीट में वो डिटेल्स भी शेयर की हैं, जो उसकी मोबाइल लोकेशन की डिटेल्स अंकिता की पुलिस ने उसमें ऐड की है। तो ये पूरा जो चार्जशीट तैयार की है, सबसे बड़ी चीज़ ये कि कम वक्त में पुलिस ने चार्जशीट तैयार की है, लेकिन एक सॉलिड चार्जशीट तैयार की है, जिससे कि आरोपियों को बचने में बहुत मुश्किल होगी और एक बड़ा सख्त ट्रायल फेस करना पड़ेगा। इस केस में तंसीम भाई, जब ये पूरा मामला प्रकाश में आया था, कोई डायरेक्ट एविडेंस तो है नहीं इसमें जो ये बता रहा हूँ कि मेरे सामने धक्का दिया, क्योंकि वो तीनों आरोपी उस समय वहाँ मौके पर थे। दूसरी बात, इस केस में क्या इस तरह का कोई सबूत आया कि देह व्यापार में धकेलने की कोशिश हुई? क्योंकि एक आध सीन ऐसा आया कि उसमें ये एक चीज़ क्लियर हो रही थी कि इसके साथ ज़बरदस्ती की गई, इसको किस किया गया, ये भी बात सामने आई थी अंकिता को। देखिए चिराग, हमें ये नहीं भूलना चाहिए, अंकिता के चैट पुलिस के पास मौजूद है। उस चैट में वो जिस तरीके से अपने दोस्त को बता रही है कि उसके साथ वहाँ क्या किया जा रहा था, उसको ये कहा जा रहा था कि कुछ वीआईपी लोग आ रहे हैं जिनके साथ उसको कुछ विशेष सुविधाएं देनी हैं। इन विशेष सुविधाओं का मतलब कोई आसानी से समझ सकता है किस तरह की विशेष सुविधाएं देने की बात की जा रही थी। तो वो चैट अपने आप में बड़ा एविडेंस है कि उसका फिजिकल मानसिक तौर पर उसको एक्सप्लॉइट किया जा रहा था। ये इसका बड़ा प्रमाण है जो सामने आया है। कुछ ऑडियो भी सामने आया है, मैं आपको बता दूं, वो ऑडियो भी एडमिसिबल है कोर्ट में। उसकी कोर्ट में उसको वॉइस सैम्पलिंग के लिए दिल्ली पुलिस ने उसकी रिपोर्ट भी पेश की है साथ में। और उत्तराखंड पुलिस ने माफ़ किया, हाँ, उत्तराखंड पुलिस में उसने अपनी रिपोर्ट भी पेश की है। उसमें ये साबित करेगी पुलिस की ये आवाज़ तो थी लड़खड़ाती हुई, रोती हुई, ये आवाज़ अंकिता की ही है। तो ये एक बड़ा क्लिंचिंग एविडेंस है जो साबित करता है कि उसे एक्सप्लॉइट किया गया, उसे परेशान किया गया, उसे ह्यूमिलेट किया गया, उसे इस हालत में पहुंचा दिया गया कि वो अगर कत्ल ना करता तो शायद कुछ होता तो कुछ और कर लेती। तो अब इसमें ये चीज़ें तो साबित हो गई कि वहाँ रहती थी, ये भी साबित हो गई। वहाँ पे उसके साथ एक्सप्लॉइटेशन किया जाता था, एक ही कमरा शेयर किया जाता था जिसमें बीच का दरवाज़ा था, जो आरोपी जब चाहे उस कमरे में आ सकता था, जा सकता था। ये उसकी एक मोडस ऑपरेंडी का हिस्सा है जो चार्जशीट में पुलिस ने लिखा है। उसके अलावा जो सबसे इम्पॉर्टेंट पहलू है, उस जहाँ पे लाश मिली उस जगह पे इन तीनों की मौजूदगी, आरोपियों की मौजूदगी उस ब्रिज पर, ये अपने आप में साबित करती है, बड़ा क्लिंचिंग एविडेंस है जो सारी जो चेन है उसको जोड़ती है। तो अपने आप में एक सॉलिड चार्जशीट है उत्तराखंड पुलिस की, और मुझे लगता है कि इस चार्जशीट में आरोपियों को सज़ा दिलाने के लिए काफ़ी एविडेंसेस मौजूद। क्या ये बात सामने आई कि ये खुद कूदी थी या इसको धक्का दिया गया था अंकिता को? देखिए, ये वो सवाल है चिराग जी, इस सवाल का जवाब या तो अंकिता दे सकती थी, वो रही नहीं, या फिर इन तीनों में से कोई एक शख्स। अब सवाल ये है कि चूंकि तीनों अभियुक्त हैं, आरोपी हैं, और तीनों ही, अब हो सकता है उन्होंने पुलिस 161 के बयान में पुलिस से कहा हो कि माना हो कि हमने ऐसा किया, लेकिन कोर्ट में जाहिर सी बात है कि वो मुकर जाते हैं, एडमिसिबल नहीं है वो बयान। लेकिन अब वो तीन ही जानते थे, तो ऐसे में मुझे ऐसा लगता था कहीं ना कहीं पुलिस को कोशिश करके इनमें से किसी एक को सरकारी गवाह बना लेना चाहिए था, वादा माफ़ी गवाह, जिसके चलते ये बात और पुख्ता हो जाती कि ये उसको ढकेला गया। तो पुलिस ने, हो सकता है पुलिस की स्ट्रेटजी में वो ना हो, लेकिन अमूमन ऐसे केस में जहाँ पे चश्मदीद नहीं होता है तो उसमें आरोपियों में से किसी एक को सरकारी गवाह बनाने की कोशिश करती है पुलिस, तो उससे एक केस उनका और सॉलिड हो जाता है। तो लेट्स, लेकिन अपने आप में एक बड़ी चार्जशीट है और उसमें क्लिंचिंग एविडेंसेस हैं, सारे एविडेंस मौजूद हैं जो साबित करते हैं कि अंकिता की हत्या की कॉन्स्पिरेसी रची गई, उसको परेशान किया गया, उसे तंग किया गया, और जब उसने इन आरोपियों के जाल से मुक्त होने की कोशिश की या करने वाली थी, उससे पहले ही उसे मार डाला गया। तो ये कुल मिला के अपने आप में एक बड़ी अच्छी चार्जशीट है, पुख्ता चार्जशीट है। इसमें मुझे जो समझ में आया, थोड़ा बहुत भी आया कि उसकी ज़बरदस्ती करती थी लेकिन वो नहीं जा पा रही थी सर्टेन रीजंस की वजह से, या वो जाना चाह रही थी। घटना से 1-2 दिन पहले उसका दोस्त भी आता है, उसको समझा के जाता है कि चलो कोई बात नहीं, व्हाटएवर। ऐसी कंडीशन में जब लड़की के सामने मानसिक दबाव में हो और उसको ये ऑफर भी किया गया उसी समय वीवीआईपी वाला, और उसके बाद वो उनके साथ भी चली गई,
उस वो जगह मुझे ऐसा लगता है चिराग, जो सर्कमस्टेंसेस रहे होंगे वो रहे होंगे कि भाई उसने जब जिद की कि हम जाना चाहते हैं और उसको रोना समझाने पीटना की शुरू कर दिया, तो इन लोगों को ये फियर फैक्टर आ गया कि अगर ये जाएगी तो हमारा जो ये राज है वो खुल जाएगा। लिहाजा उन्होंने समझाने बुझाने के बहाने, उसको इस बात का इल्म नहीं था कि हमें ढकेल दिया जाएगा या फेंक दिया जाएगा या मार दिया जाएगा। उसको इस बात की, जाहिर सी बात है, होती जानकारी तो वहाँ जाती ही ना, किसी और तरह से फिराक से वहाँ से निकल जाती। और लेकिन वो उसे बहला फुसला के ले गए बातचीत करने के बहाने और इस तरह से हत्या की वारदात को अंजाम दिया। जहाँ तक चिराग लोग सवाल उठाते हैं कि वहाँ से चली जाती, भाग जाती, देखिए पहाड़ के जो इलाके हैं वो थोड़ा सा टफ़ होते हैं इलाके, वहाँ पे आसानी से आपको वाहन नहीं मिलते एक जगह से दूसरे जाने के लिए, एक पर्टिकुलर टाइम के बाद आपको कन्विंस नहीं मिलता कहीं से, आप शहर की तरह नहीं जब चाहें कहीं भी जा सकते हैं, वहाँ पे थोड़ा सा मुश्किल होता है। मुझे लगता है इन्हीं सब हालात के बीच में वो लड़की फंसी हुई थी और उनके चंगुल से नहीं निकल पाई। थैंक यू सिंह भाई। तो आपने देखा किस तरह से अंकिता केस में जो 500 पेज की चार्जशीट दाखिल हुई है उसमें कई खुलासे हुए और साफ हो गया है कि ये तीनों ही हत्यारे थे, यानी पुलकित और उसके 2 दोस्त। अब आने वाले वक्त में ऑब्वियसली कॉग्निजेंस लिया जाएगा और मैं आपको इसकी और डिटेल, जो अंदर की स्टोरी क्या है, क्या पता कुछ और बातें पुलिस ने लिखी हो, वो भी हम कोशिश करेंगे निकालने की। तब तक के लिए शुक्रिया।